और इस तरह आयरलैंड के अंदर डबलिन में मैं 3-4 दिन नासिर के साथ घूमा और मुख्तलिफ कार डीलरों से मेरी बातचीत हुई और उन लोगों ने मुझको ऑर्डर देने शुरू कर दिए। मैंने उनके सामने एक शर्त रखी कि 50% आप कोई भी गाड़ी का ऑर्डर दोगे, 50% कैश आपको मेरे जापान के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और 50% जब मैं आपको बीएल की कॉपी भेजूँगा, गाड़ी चढ़ चुकी है, बीएल मेरे पास है, ये इसकी कॉपी है, तो आप यहाँ शिपिंग लाइन से कंफर्म कर लेंगे बीएल ओरिजिनल है कि नहीं, और बाकी का 50% मुझे भेजेंगे तो मैं डीएचएल के ज़रिए आपको डॉक्यूमेंट्स भेज दूँगा। मेरी इस डील के ऊपर तकरीबन लोग राज़ी थे क्योंकि उन कार डीलरों के जापान में कोई ताल्लुकात नहीं थे, वो जापानी बोलना जानते नहीं थे, इसलिए मेरा यहाँ पर जो है ना सिलसिला बहुत अच्छा चल गया। तकरीबन कोई 10-12 कार डीलरों ने मुझसे डील की, किसी ने 30 गाड़ी, किसी ने 25 गाड़ी, किसी ने 2 गाड़ी, किसी ने 8 गाड़ी, इस तरह करके मुझको तकरीबन 75 या 80 हज़ार पाउंड जो है ना वो उन्होंने लगा दिया, मेरे वहाँ होते हुए ही लगा दिया। अच्छा, उस टाइम जब मैंने जापान में, मुझे जापानी गाड़ियों के रेट पता थे, तो वो जो गाड़ियाँ थी ना वो काफ़ी पुरानी गाड़ियाँ हुआ करती थी, 5-7 साल 8 साल पुरानी गाड़ी भी अगर कंडीशन अच्छी है तो वो जा सकती थी आइलैंड। वो मिल जाती थी यहाँ पर $500, एक मिसाल दे रहा हूँ डॉलर में ना, $500 यानी 50,000 येन में मिल जाती थी ऑटोमेटिक गाड़ी आराम से। ठीक है, तो उस गाड़ी को मैं 50,000 येन, 60,000 येन यानी $500-600 में ले लेता था लड़के से। तो मैंने फौरन वापस आके अपना अकाउंट चेक किया तो मेरे अकाउंट में पैसे भरे हुए थे। 1 मिनट रुकिए, मैं यही बात आपको समझा रहा हूँ। अल्लाह पे भरोसा करें, बैंक के कर्जों में ना पड़ें और ईमानदारी से काम करें ना तो खुदा आपकी मदद करता है। ये मेरी गैबी मदद थी। आपको पता है मेरे पास पैसे नहीं थे जब मैं आइलैंड जा रहा था। जब मैं वापस आया हूँ तो मेरे पास 80,000 पाउंड, जो तकरीबन $1.5 लाख बनता था, $1,40,000 मेरे अकाउंट में था। और जो ऑर्डर पकड़े थे ना मैंने, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने 100 गाड़ी का ऑर्डर पकड़ा था ना, तो $1,40,000 अगर मेरे अकाउंट में था ना डॉलर, तो इसका मकसद था आधे पैसे मजीद आने हैं। तो कितने हो गए? $2,80,000। और टोटल गाड़ियां और उसकी शिपिंग जो है ना वो $1,00,000 की थी। मैंने तेजी से गाड़ियां खरीदी और जब मैंने गाड़ियां खरीदी तो गाड़ियां खरीदते खरीदते गाड़ियां कुछ ज़्यादा भी हो गई, 50-60 गाड़ियां ज़्यादा हो गई मेरे पास। जो मेरे पास क्योंकि पैसे फालतू थे तो मैंने जितनी हो सकी गाड़ियां खरीद ली और उन सब गाड़ियों को शिप किया और मैं दोबारा आइलैंड गया। अच्छा, जाने से पहले एक और बात बता दूं, मेरा एक दोस्त होता था जो मेरे नाम निहाद भाई कहते हैं, उनका दोस्त है इकीदा खाईताई। ये सबको पता है जो योकोहामा में रहते हैं और खानागावा में रहते हैं। इकीदा शोतेन के नाम से था, उसका था जंकी आर्ट का काम। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मुझे बड़ी गाड़ियां देता था। उसके बाद डेली 3-4 गाड़ी आती थी, अल्हम्दुलिल्लाह 2-3-4 गाड़ियां में से ज़्यादातर गाड़ियां मैं उठाता था। उसी का एक छोटा भाई था, वो भी करीब में कार डीलर का काम करता था, वो जंकी आर्ट का काम नहीं करता था। उससे भी मेरी दोस्ती थी। तो मैंने उसको बताया कि मैं आइलैंड जा रहा हूँ और मैं ऐसे ऐसे होके आया, अभी इतना सक्सेसफुल रहा। तो उसने मुझे बोला मैं तुम्हें अगर 50 गाड़ी चढ़ा दूँ तो तुम मुझे बेच के पैसे दे देना। तो उससे भी मेरा सिलसिला सही हो गया, बकौल मेरे छोटे भाई के कि वो उनका जानने वाला है, जबकि छोटे भाई जब जापान में आए थे ना, जब से वो मेरा जानने वाला है। मगर ये छोटे भाई ने उसके छोटे भाई को दोस्ती करके अब ये मोहर लगा दी है कि वो मेरा जानने वाला है। वो आज भी उससे काम करते हैं। बहरहाल, और उसके बाद वो गाड़ियाँ उसने चढ़ा दी और मैंने अपनी गाड़ियाँ चढ़ा दी। मैं तकरीबन ऑर्डर की 100 गाड़ियाँ, 150 गाड़ियाँ, अपनी गाड़ियाँ लेके 200-250 गाड़ियों का जहाज़ लेके मैं वहाँ पहुँचा। ये मैं खाली जेब पे कारोबार कर रहा था। जब मैं आइलैंड जा रहा था उससे पहले वीर सिंह मुझे लूट चुका था और मैंने हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह ने मेरा साथ दिया। फिर जब वहाँ गाड़ियाँ उतरी हैं ना तो मैंने तमाम डीलर्स को बता दिया कि भाई मेरा आज शिप है, तुम्हारी तो गाड़ी आ गई है लेकिन मजीद मेरी भी 150 गाड़ी है उसके अंदर, अगर तुम चाहो तो आके चेक कर लो। तो उसके तो पैसे वो लगा चुके थे, जाहिर है, बीएल की कॉपी डालने पे। अब उन्होंने वो गाड़ियाँ तो रिसीव करनी थी, इसके अलावा और गाड़ियाँ खरीदने का, तो तकरीबन
20-25 डीलर जो है ना पोर्ट पर आ गए। वो आप जो गाड़ियों काम करते हैं उनको याद होगा कि दुबई के अंदर पठान गाड़ियां खरीदने आते थे A72 वगैरह का दौर में। तो जब गाड़ियां आपकी कंटेनर से उतरती थी तो वो अपना कपड़ा, मफलर जो है, कपड़ा जो रखते हैं वो यहाँ पठान, वो उठा के फेंकते थे। तो जिसका कपड़ा पहले जाके गाड़ी पे गिरा, गाड़ी उसकी हो गई। बिल्कुल इसी तरह आयरिश लोगों ने क्या किया कि जैसी गाड़ियां शिप से उतर रही हैं और वो जा जाके गाड़ी चेक कर रहे हैं, उसकी चाबी निकाल लेते थे वो। तो गाड़ी पे, गाड़ी का नंबर जो शीशे पे लिखा होता, जैसे 675, तो 675 गाड़ी चाबी पे भी लिखा होता था। तो मेरी 150 गाड़ियां जो उनकी थी वो अलग हैं, 100-125 गाड़ी। जो मेरी 150 गाड़ी उसे उतरी ना, 120 गाड़ी उसी दिन बिक गई। फिर मैं वहां पे, वर्करों का कैंटीन हुआ करता था बहुत बड़ा, लंच के लिए। मैं वहां बैठा और नासिर बैठा, और मेरे पास वो प्राइस लिस्ट एक बनाई हुई थी हमने, गाड़ी के नंबर के साथ, कोड नंबर के साथ एक उसके प्राइस लिखे हुए थे। आप यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, $1,500 से $2,000 होल सेल में मैंने प्रॉफिट डाला हुआ था गाड़ियों पे। फिर जो जरा महंगी थी उन पर 2,000 भी था, और मेरी 120 गाड़ी वहीं पे बिक गई। और सबने चेक काट के दे दिए। चेक काटे बगैर मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, तो कोई भी आएगा ले ले मुझे। तो वहीं पे चेक बुक निकाली, वो चेक काट पे, वहां चेक चलते थे, और ले ली गाड़ी। तो मेरा पैसा वहीं पे डबल हो गया एक डील में। और मैंने शोरूम अपना बुक किया हुआ था एक जगह, शोरूम जो एक वर्कशॉप टाइप गली के अंदर था। मैं तो होलसेल करना था मुझे। फिर मैंने नासिर को कहा कि भाई नासिर, अब तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें तनख्वाह भी दूंगा, परसेंटेज भी दूंगा पर गाड़ी जो तुम सेट कर लो। तो हमारा $100 पर गाड़ी पे उससे हुआ, और तनख्वाह और खाना पीना रिहाइश सब फ्री। तो मैंने नासिर को वहाँ बैठाया। मैं फिर जापान गया, उसी स्कॉटलैंड के रास्ते से लंदन होता हुआ जापान गया। उस वक्त में मैंने अपने बीवी बच्चे, मेरे जो 2 बेटियां थी, छोटी थी, तीसरी बेटी हो गई थी, हाँ 3 बेटियां थी और 1 बेटा था, 4 बच्चे हो चुके थे मेरे इस टाइम। तो मैंने मेरी वाइफ को, क्योंकि वो जैपनीज थी तो उसको बहुत शौक था अमेरिका रहने का, तो बड़ा शोर मचाया हुआ था कि बच्चे यहाँ नहीं पढ़ सकते, जापानी बच्चे जो है ना तंग करते। उस ज़माने रेसिज्म बहुत था जापान में, जापानी बच्चे जो फॉरेनर बच्चे होते थे ना उनको बड़ा तंग करते थे। तो मैंने बच्चों को, मेरे अमेरिका में 2-3 दोस्त रहते थे। एक दोस्त अभी भी मेरे साथ है, जिसका नाम आबिद खान है, और वो भी कराची का ही है। तो उसको मैंने फ़ोन किया कि मैं वहाँ, मैं जाता रहता था अमेरिका उस वक्त में, तो मैंने उसको फ़ोन किया कि मैं जो बच्चों को लेके आ रहा हूँ। मैं बच्चों को लेके वहाँ गया, मैंने एक फ्लैट ख़रीदा, मैंने इन लोगों को स्कूल में डाला, सामान डाला, एक गाड़ी ख़रीदी और बीवी को लाइसेंस दिलाया। और मैंने कहा भाई तुम बच्चों को स्कूल ले जाना, घर के सामने ही था स्कूल, और तुम यहाँ पे करो, और तुम पढ़ना चाहती हो तो तुम भी पढ़ो, और मैं महीने में एक चक्कर लगाऊंगा। तो मेरे बच्चे उस वक्त में अमेरिका में थे। मैं फिर जापान आया, दोबारा जापान आके मैंने फिर गाड़ियाँ खरीदी, 100-125 गाड़ी, फिर चढ़ाई, फिर आया, फिर चढ़ाई, फिर आया, फिर चढ़ाई। किसी को नहीं पता था जो गाँव में ये गाड़ियाँ जा कहाँ रही हैं, और वो जा रही थी आयरलैंड। मैंने आयरलैंड का जितना बड़ा काम किया, मैं शर्त लगाता हूं किसी ने भी नहीं किया जापान में। और उसके बाद जो योकोहामा में जो बड़ी बड़ी छोटी छोटी टोपियां थी ना, टोपियां ही कहते हैं ना हम लोग, जो इधर उधर का काम करते थे, किसी को कुछ नहीं बताते थे, वो मेरे पिछवाड़े में घुसने लगे। साथ खाना खाते हैं यार, जब भी मैं जापान में होता था। और कईयों ने मुझे ऑफ़र किया, यार हम गाड़ी चढ़ाते हैं, पैसे बेच के दे देना, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने कभी किसी से काम नहीं किया जापान में, किसी से काम नहीं किया, क्योंकि मेरे पास अपना, अल्लाह का शुक्र है, इतना कुछ था। और उस दौरान के अंदर वो टकला और मेरा छोटा भाई मुझसे माफ़ी मांग चुके थे कि भाई जो हुआ गलती हो गई, हमें पता नहीं था, ये नहीं था। उनके पास काफ़ी रास्ते थे माफ़ी मांगने के, उन्होंने माफ़ी मांग ली और वो फिर से मेरे पास लग गए। तो आपके मैंने कहा कि भाई तुम जैसा करो, ये सैयद ट्रेडिंग कंपनी तुम ही लोग रखो दोनों, अब तुम लोग मुझे गाड़ियां सप्लाई करो, पैसे मैं भेजूंगा, गाड़ियां तुम सप्लाई करो। इस तरह से फिर काम दोबारा स्टार्ट हो गया।